हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जैम सी की सबको एंड प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? ओके। अमेरिका के यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, तो ये आपके सिलेबस में है, तो ये सब आप देख लेना। अमेरिका के साथ क्या क्या चल रहा है। 2+2 डायलॉग आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये आपके सिलेबस में आप देख लेना एक बार। हाँ जी, डिफेंस डील हुई है। अमेरिका के साथ क्या रिलेशन है, रशिया के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना। 2+2 डायलॉग हुआ है। हमारे विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ मिनिस्टर नहीं कहते, वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी उनके विस्पर करके ऐसा कुछ नाम है। और पोपो जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के दौरे पे हैं। अच्छे डायलॉग हो रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप चल रही है, और हमने एग्रीमेंट कुछ ट्रीटीज की हैं। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो भी कुछ देशों की यात्रा पे है, यूके, फ्रांस। ठीक है, अच्छे संबंध बनाने के लिए बाहरले देशों से, तो वो बाहरले देश गए हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। क्या नाम है उनका? हाँ जी, कौन है हमारे विदेश कतर, कौन है हमारे जी, हमारे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? ये तो यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर हैं इस पर तो। हाँ जी, हमारे विदेश कतर का क्या नाम है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है? गलत जवाब। ये सही आंसर आ रहा है हर्षवर्धन। ये रितिश सिंह का बिल्कुल सही आंसर है। ये पहली बॉल पे रितिश का ग्रेट सिक्सर। रितिश, रितिश आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। रितिश, ग्रेट सिक्सर, अच्छा खेला है आपने शॉट। हर्षवर्धन, ये एक आईएफएस अधिकारी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। हमारे जो विदेश कतर हैं, ये हर्षवर्धन, ये 3 देशों के दौरे पे यूरोप में गए हैं, तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे एक विदेश मंत्री होता है, विदेश मंत्री के बाद आफ्टर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एक इंचार्ज होता है पूरे देश फॉरेन पॉलिसी का, वो होता है विदेश कतर। उनका नाम है हर्षवर्धन वगेला। ठीक है, पूरा नाम है उनका। तो पॉलिटी की बहुत अच्छी न्यूज थी आज दो। ओके, वगेला नहीं है, श्रृंगेला है। ओके ओके, ठीक है जी, जोबन सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, आपको भी 5 लड्डू देते हैं। ठीक है, तो ये विदेश कतर है, ये 3 देशों का दौरा करेंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या उनके पास राइट है कि वो यूके के दौरे पे गए, अभी इंग्लैंड जाएंगे, आज शायद पहुंच गए, 29 था आज, हाँ जी, आज लंदन में पहुंच गए, तो उनके साथ ट्रीटी करेंगे, तो क्या उनके पास राइट है ट्रीटी करने का?
कैसे 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 राइट है? देखो, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एम्बेसडर से थोड़ा अलग चीज है ये। कैसे राइट है उनके पास? नहीं, अब तक सही नहीं है। हाँ जी, और कोई? और कोई? नहीं, जो मैं पूछना चाहता हूं वो आप बता नहीं रहे। चलो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। जो हमारे विदेश सकत्तर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हर्षवर्धन जी, वो 3 देशों की यात्रा पे है यूरोप में। फ्रांस जाएंगे वो, जर्मनी जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। तो वहां जाके उन देशों से ट्रीटी करेंगे। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ट्रीटी कैसे करेंगे, किसके नाम पे करेंगे? ठीक है। तो मतलब उनके पास राइट है कुछ ट्रीटी करने का? हाँ जी। तो अब आपको हिंट मिल गया है, प्रेसिडेंट के नाम पे करेंगे, सुमनप्रीत कौर और ये शर्मा। ठीक है, ये सबका सही आंसर है। और आपका ग्रेट फोर, बिकॉज आपको हिंट मिल गया किसके नाम पे करेंगे। ये प्रेसिडेंट की पावर है, डिप्लोमेट पावर है प्रेसिडेंट के पास। जो भी किसी भी देश के साथ ट्रीटी होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगी। चाहे वो हमारे पीएम करें, चाहे हमारे विदेश सकत्तर करें, चाहे हमारे विदेश मंत्री करें, कोई भी ट्रीटी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगी। ये प्रेसिडेंट की शक्ति है, मैंने आपको प्रेसिडेंट चैप्टर में कराया है। ठीक है। तो इसलिए आपको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। बट आपको हिंट मिला है, उसके पास कोई पावर नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट दे विल साइन ट्रीटी विद दीज कंट्रीज। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। चलो आज हम पार्लियामेंट चैप्टर्स करते हैं। हाँ जी। तो जो भी मंत्री हैं उनको ग्रांट्स दी जाती हैं। ठीक है। ग्रांट्स कई टाइप्स की होती है। पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट। पहला है सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTRY।
MENTARY, सप्लीमेंट्री ग्रांट। हाँ जी, पार्लियामेंट जब किसी को कोई मंत्री को ग्रांट दे देती है, वो इनसफिशिएंट है, तो उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। ठीक है, हाँ जी बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। पढ़ो, आप बुक उठाओ जल्दी जल्दी। सप्ली का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पूरा करना, कमी को पूरा करना, सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं उसे। ठीक है, सप्लीमेंट्री, आप एग्जाम में भी सुना होगा आपने कि सप्ली आ गई मेरी। ठीक है, हाँ जी सुना होगा सप्ली, कि आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, तो और उसको देना, वो क्या होता है? सप्ली होता है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है जब कोई किसी मंत्री को पैसा दे दिया जाता है, वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो कम है, तो उसको और ग्रांट दे दी जाती है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। क्लियर है जी? आपने सुना होगा बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उनको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, मतलब उनको खुराक दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा खुराक दी जाती है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है। हाँ जी, एडिशनल ग्रांट कहते कब कोई जरूरत पड़ गई किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो कोई नई सर्विस की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो वो एडिशनल ग्रांट होती है। जैसे मान लो कोई मंत्री यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनको ग्रांट दी गई। ठीक है, हाँ जी, लेकिन ठीक है, वहां पे कोई नई सर्विस देनी है, मान लो वहां पे मान लो बस सर्विस नहीं दे सके। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बच्चों को लाने आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो वो ट्रांसपोर्ट सुविधा लाने के लिए उनको एडिशनल ग्रांट दी जाएगी, तो ये होता है एडिशनल ग्रांट। हाँ जी, सप्ली और एडिशनल में आपको पता चल गया? हाँ जी, ठीक है, एडिशन कोई नई सर्विस होने के लिए होता है। जैसे मैं सप्ली की एग्जांपल देता हूँ, आई वेरी सॉरी बच्चों, आप ये ना सोचना कि सर एग्जांपल कैसे लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई हस्बैंड है, वो चाहता है कि मेरी वाइफ थोड़ा अच्छी दिखे। ठीक है, ठीक है, तो मान लो वो उसको कोई क्रीम्स वगैरह लगा के ले आके देता है, कोई क्रीम्स जो भी बहनें यूज करती हैं, मतलब ठीक है, तो वो उनको लगता है कि देखो इससे कोई बात नहीं बनी। ठीक है, तो वही क्रीम एक और ला के देना। ठीक है, तो ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये चीज समझ आया आपको? कंडीशन क्या होता है कि कोई यहाँ कोई और नई सर्विस, और मतलब नई सर्विस और मतलब एक्स्ट्रा कोई और कंपनी की। ठीक है, कोई और ब्रांड ला के देना, कोई और नई चीज ला के देना। ठीक है, जैसे क्रीम नहीं, कोई फेस वॉश ला के दे दिया, मतलब तो ये एडिशनल ग्रांट होती है। ये दोनों में फर्क है, सप्लीमेंट्री में वही चीज होती है, और एडिशन में थोड़ा फर्क होता है, कोई और चीज होती है, मतलब और काम के लिए पैसा दिया जाता है, और काम के लिए। हाँ जी, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल ग्रांट में समझ आया आपको? हाँ जी, देखो सप्ली तो ये है कि जो काम हो रहा है वही अधूरा रह रहा है। मान लो कि मंत्री कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो उनको पैसे कम है। ठीक है, वही काम करने के लिए जो एक्स्ट्रा और पैसा दिया जाता है, होता है सप्लीमेंट्री। एडिशन क्या है कि और नया और काम करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रांसपोर्ट का काम करना है, जैसे कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है,
ठीक है। तो यूनिवर्सिटी तो मान लो तैयार हो गई, तो ये होता है एडिशनल ग्रांट। ठीक है, हमने देसी एग्जांपल क्या ली थी, ठीक है, कि मान लो कोई फेयर लवली क्रीम है, उसका नाम चेंज हो गया फेयर लवली का, क्या नाम है फेयर लवली का करो। हाँ जी, फेयर लवली का क्या नाम चेंज हो गया। हाँ जी, ग्लो एंड लवली, बिल्कुल सही है, ग्लो एंड लवली। जैसे ग्लो एंड लवली कम पड़ गई, ठीक है, तो एक ग्लो एंड लवली और ला के देना, ये तो हो गया सप्लीमेंट्री। एडिशन क्या है कि इसके साथ कोई फेस वॉश ला के देना, तो ये क्या होगी, एडिशनल ग्रांट होगी। ठीक है, हाँ जी, एक्सेस ग्रांट नेक्स्ट देखिए। कहते इट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड फॉर द सर्विस ऑफ बजट फॉर द ईयर। कहते ज्यादा पैसा खर्च करना एक्सेसिव ग्रांट कहलाती है। इट इज वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर बाद के लोग वोट होती है इस पे। एक्सेस ग्रांट्स आर सबमिटेड टू लोकसभा फॉर वोटिंग। कहते हैं जब एक्सेस ग्रांट होती है, जितना पैसा खर्चा आता है उनसे ज्यादा खर्च होता है, तो वो लोकसभा अप्रूव करती है, और इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। पार्लियामेंट ने एक पीएसी बनाई होती है, ये आप हम्म, चलो आपके याद हो जाए इसलिए ऐसी एग्जांपल ली जाती है। ठीक है, स्टडी को आप कोरिलेट करके पढ़ो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो आपके माइंड में है, जो चीज ऑलरेडी आप जानते हैं, ये मैं आपको चलो मैं आपको साइको लिंक कराऊंगा। साइको में ऐसी चीज लिखी है, चलो हम टीचर लोग आपको टेक्निकल बातें नहीं बताएंगे। तो स्कॉलोजिस्ट कहते हैं कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाए तो ऐसी एग्जांपल दे जो ऑलरेडी उनके माइंड में है, जिस चीज को वो जानते हैं, जिस चीज को वो जानते हैं। ठीक है, आप उसके साथ कोई नई चीज को कोरिलेट करेंगे जिसके बारे में वो नहीं जानते। ठीक है, तो वो अच्छी तरह सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जिंदगी में बच्चा पहली बार ही उनको दिखाया जाता है कि ये सांप होता है, ये सांप। ठीक है, तो ये सांप होता है। ठीक है, उनको लगा कि ये सांप होता है, उनको समझ आ गया कि ये सांप होता है। ठीक है, तो फिर उनको समझाया जाता है कि ये सांप कई तरह के होते हैं, कोबरा होता है, क्रेट होता है। ठीक है, तो एक रस्सी दिखाई जाती है और उसे रस्सी भी दिखाकर ये कहा जाता है कि ये सांप होता है, तो वो रस्सी को भी सांप मान लेता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। 2-3 दिन पहले मेरी मुझे नया जीवन दान मिला है, बाय गॉड्स ग्रेस, नहीं तो आपकी क्लास ही नहीं लग, मुश्किल थी। ठीक है, तो आप सबका आशीर्वाद है। ठीक है, और ये आप सबकी ब्लेसिंग से ही मैं जीवित हूँ। क्या हुआ कि मैं ऑफिस में थोड़ा काम करके बाहर बैठ गया धूप में, मैं कहा चलो धूप सेकते हैं। ठीक है, तो जब मैं धूप सेक रहा था तो मैं मोबाइल में मैसेज चेक करता रहता हूँ कि कोई बच्चों का मैसेज तो नहीं आया। बच्चों का मैसेज कोई आता है तो मैं, मेरी कोशिश ये कह रहती है कि चलो मैं रिप्लाई करूं, जो आप एसएमएस करते हो मुझे कि सर ये एक डाउट है। ठीक है, तो आप सबको पता ही है मैं कॉल भी कर लेता हूँ आपको कराने के लिए। तो मैं व्हाट्सएप पे जो मैसेज चेक किए, चेक करने के बाद मैंने क्या देखा कि 6-7 फीट का किंग कोबरा मेरे पाँव के बिल्कुल नजदीक, मतलब मैं चेयर पे बैठा हूँ, वो नीचे फन फैला के बैठा है ऐसे। ठीक है, मतलब मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने, मेरे पैरों के बीच। ठीक है, तो जे मैं कुर्सी से चेयर से खड़ा होता तो मुझे मुझे डसता वो। ठीक है,
तो ये बड़ी दिक्कत आई इमीडिएट। इतना टाइम तो लगा नहीं है जितनी मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं पीछे की तरफ पलट गया, पीछे की तरफ। मैं आगे गया तो ये मुझे डसेगा, मैं पीछे की तरफ पलट गया, पीछे को छलांग लगा दी, पीछे को चेयर, और चेयर पीछे गिर गई, ठीक है। और चेयर से मैं गिर गया नीचे, और वो थोड़ा मतलब वहां पे फर्श था, मतलब लेकिन है बाहर था थोड़ा, मतलब जैसे सड़क टाइप बनी होती है ऐसे थी बाहर। तो वहां पे मैं नीचे गिर गया, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे मंगरी ये कोबरा पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर उठा, फिर नीचे गिर गया, मैं फिर उठा, फिर नीचे गिर गया, मैं तीसरी बार खड़ा होके मैं भागा। तो वही सब मतलब ऐसे फन फैला के खड़ा है, बैठा है, ठीक है। किंग कोबरा था। दुनिया में 3 खतरनाक स्नेक हैं, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर, एंड थ्री दीज थ्री आर वेरी वेरी डेंजरस। हाँ जी। तो बस कहते कि गॉड वॉज विद मी, गॉड इज विद मी, नॉट वॉज। उन्होंने मुझे बचाया। एकदम मेरे माइंड में आया कि मैं पीछे की तरफ गिरूं, जे मैं खड़ा भी हो जाता तो फिर मुझे डस लेता। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू यू एंड गॉड। तो मैं बच गया, लेकिन फिर भी मेरे चोट लगी गई 2-4, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। थोड़ा दिक्कत तो आई, मेरे दोनों लेग थोड़ी जख्म हो गई, ये लेफ्ट आर्म काम करना हट गई थोड़ी। मतलब ये जब मैं गिरा चेयर से बैक की तरफ, तो ये मैं लेफ्ट लेफ्ट जो मेरी बाजू थी वो नीचे आ गई, मतलब इस पे गिरा मैं। तो ये लेफ्ट बाजू थोड़ी काम नहीं करती अब, मतलब थोड़ा वेट उठाते हैं तो ये काम नहीं कर रही। जी। चलो कोई, आप सबका आशीर्वाद है, मैं तो आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। तो जब मैं उठा तो वो भागा नहीं है सांप, मतलब वहां 2-4 मिनट इधर उधर टहलता रहा, मैं भी खड़ा देखता रहा, ठीक है। तो फिर जो हमारी बिल्डिंग थी उसके पीछे चला गया वो, मैं भी पीछे पीछे उसके भी, कहाँ जाता है ये, ठीक है। तो फिर वहां एक होल था, उसमें चला गया वो। हाँ जी। तो एक्सेस ग्रांट, ये एक आप पीएसी याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी लोकसभा और राज्यसभा से बनी है, ये मैं आगे आपको कराऊंगा। 15 मेंबर्स लोकसभा से हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से हैं। टोटल 22 मेंबर है पीएसी में। पीएसी की फुल फॉर्म है पब्लिक अकाउंट कमेटी, आप इसे नोट करें। तो ये भी चेक करती है जब किसी को एक्सेस ग्रांट दी जाती है, तो ये भी चेक करती है। हाँ, पीएसी के बारे में याद रखना, वैसे नेक्स्ट चैप्टर जो पार्लियामेंट के बाद चैप्टर होगा। हाँ जी, नो, आई एम फाइन। हाँ जी। चलो, लॉट ऑफ थैंक्स आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हाँ जी, हाँ जी, एक्सेसिव ग्रांट कर रहे हैं हम। जब किसी भी मंत्री को एक्सेसिव ग्रांट दी जाती है तो लोकसभा में इसकी वोटिंग होती है, ठीक है, और इसे पीएसी भी अप्रूव करती है। पीएसी क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? इसे याद रखो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, यूपीएससी बड़े फैन है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो भी पैसा बजट के द्वारा दिया जाता है मंत्रियों को, ठीक है, वो चेक किया जाता है। तो पीएसी पार्लियामेंट की कमेटी है, लोकसभा से 15 मेंबर है और राज्यसभा से 7 मेंबर है, टोटल 22 मेंबर्स हैं। तो ये चेक करते हैं कि ये लोगों का पैसा सही खर्च हुआ या नहीं हुआ। आपने कैग सुना होगा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो तो डिपार्टमेंट को चेक करता है कि इसने खर्चा सही किया या नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को भी पीएसी चेक करती है, पीएसी चेक करती है। तो ये मैं आपको चार्ट बनाऊंगा जब भी कैग कराया तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन लोक लेखा कमेटी, हिंदी में इसको कहते हैं लोक लेखा कमेटी, तो ये चेक करती है, ठीक है, कि लोगों का पैसा सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक्सेसिव ग्रांट, एक्सेसिव ग्रांट इज क्लियर? हाँ जी बोलो, एक्सेसिव ग्रांट इज क्लियर? ठीक है, हम हाँ जी, और तीसरा वोट ऑफ क्रेडिट। It is granted meeting an unexpected demand upon a resources of India when on account of magnitude or indefinite character of the service. The demand cannot be stated with a detail ordinary given in a budget. Here it is like a blank check given to executive by the Lok Sabha. तो ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है, मतलब जिनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है, ठीक है। तो जब क्या होता है, व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड और अनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस, कहते हैं जब उनको लगता है कि कोई निश्चित कोई सर्विस का मामला सामने आता है, डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल ऑफ ऑर्डर गिवन इन बजट, जो बजट में होता है वहां पे डिमांड नहीं पूरी की जा सकती, ठीक है। तो ये वोट ऑफ क्रेडिट होता है कि उनको ये कहा जाता है कि देखो आपको कुछ ग्रांट दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ब्लैंक चेक होता है जो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है लोकसभा द्वारा, ठीक है। तो लेकिन इसमें पैसे नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये मंजूरी होती है। ग्रांट क्या होती है? मंजूरी होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ग्रांट का मतलब मंजूर करना होता है, इंग्लिश में भी मंजूर करना होता है ग्रांट का, ठीक है। आपने इंग्लिश में लिखते होंगे एप्लीकेशन के, प्लीज ग्रांट मी, आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं कि प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 डेज, ठीक है, कृपा करके मुझे 1 दिन की छुट्टी दी जाए। तो ग्रांट का मतलब मंजूरी होता है। तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या है कि आपको कुछ मंजूरी दी जाती है कि आप अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा हो गया तो वो आप ले सकते हैं हमारे से, ठीक है। तो ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट, पहले बात तो ये है कि अनएक्सपेक्टेड होती है, एक्सपेक्ट नहीं होती बजट में, ठीक है। मान लो किसी हस्बैंड का बजट मान लो 50,000 है, ठीक है, 50,000 है पर मंथ, ठीक है। तो मतलब उनको पता नहीं कि किसी रिश्तेदारी में, रिलेटिव में किसी की शादी आ रही है, कोई पार्टी आ रही है, ठीक है। तो वाइफ एक सूट मांगेगी, एक ड्रेस मांगेगी, तो वो खर्चा क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड होगा। हाँ जी, ये बात आप समझ रहे हैं ना। शादी में वो कहती कि मैंने साड़ी लेनी है, जहाँ कोई गाउन लेना है, ठीक है, जहाँ कोई और कोई ड्रेस लेनी है महंगी सी, ठीक है। तो ये तो नहीं पता होगा कि 2-3 महीने बाद किसकी शादी आएगी, तो शादी तो अचनचेत आती है कोई, ठीक है, जहाँ पार्टी तो कोई अचनचेत आती है, ठीक है। तो वो बजट में नहीं होती, वो खर्चा बजट में नहीं होता, हाँ जी, वो सडन आ जाता है, ठीक है। तो ये पहले ही हस्बैंड कह देता है कि देखो ऐसा कुछ कोई आ गया, कोई शादी वादी आ गई,
ठीक है, तो वो पहले ही कह देता कि देखो अब मेरे पास पैसे नहीं है, जब कोई पार्टी आ गई, जहां आपकी किसी बहन की शादी आ गई, तो मैं आपको तब गाउन बना दूंगा, जहां मैं आपको साड़ी वगैरह खरीद के दे दूंगा। तो ये है वोट ऑफ क्रेडिट, मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये एक एक लारा सा होता है, मतलब देखो ये है वोट ऑफ क्रेडिट। हाँ जी, क्लियर है जी वोट ऑफ क्रेडिट के? हैव यू एनी डाउट अबाउट वोट ऑफ क्रेडिट? हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट। इट इज ग्रांटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर्स। ये एक्सेप्शनल ग्रांट होती है, कोई करंट जो सर्विस चल रही है फाइनेंशियल ईयर्स में, कोई सेवा चल रही है, उससे ये अलग दी जाती है, किसी और काम के लिए दी जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है सोफिया का। वोट ऑफ क्रेडिट और बेसिक डिफरेंस इन एडिशनल ग्रांट। ठीक है, देखो जो वोट ऑफ क्रेडिट होती है, ये तो ये होता है कि आपको अचनचेत कोई खर्चा आ गया, ठीक है, तो आप वो खर्चा कर सकते हैं, वो मंजूरी है, ठीक है, वोट ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन एडिशनल ग्रांट क्या है कि कोई कोई खर्चा, मतलब ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, ठीक है, तो आपने एक नई सर्विस देनी है, ठीक है, कुछ नए काम के लिए नई सर्विस देनी है, तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। तो हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड डिमांड ये हो सकती है कोई रिसोर्सेज को लेकर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, कोई और खर्चा जो जो पहले प्रोविजन में नहीं होता। ठीक है, जब कोई मंत्री काम करता है तो वो खर्चा प्रोविजन में नहीं होता। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री ला लो आप, जब मंत्री ने बजट मांगा कि मुझे ऐसे इतने पैसे चाहिए एक साल के लिए, उनको ये तो नहीं पता नहीं था कि कोरोना आएगा और कोरोना में इतना खर्चा होगा। तो चलो कोरोना आ गया, ठीक है, आप मुझे बताओ कि कोरोना आने से मंत्री को अतिरिक्त पैसे चाहिए, ये एडिशनल ग्रांट का पार्ट है जब वोट ऑफ क्रेडिट का? आप ही मुझे बताइए। हाँ जी, बोलो। तो ये सबके सही आंसर आ रहे हैं, श्रुति, उतारा टंडन, शिवम, ठीक है, और सभी के नाम नहीं लूंगा, आई एम वेरी सॉरी, आपको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। तो ये वोट ऑफ क्रेडिट है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड है भाई। हस्बैंड वाइफ को 15,000 की साड़ी थोड़ी बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो तो यही कहेगा कि जब कोई प्रोग्राम आ गया, कोई, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कोई केस आता है, तो देखो भाई ले देंगे, हो सकता है वो ना आए, ठीक है, लारा लगा के थोड़ा एक साल भी तो पूरा करना है। हाँ जी, तो ये बात, हाँ जी, तो ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, हाँ जी, एडिशन ग्रांट क्या होता है कि कोई नई एडिशन एडिशन कोई सर्विस स्टार्ट होगी, मान लो एक मंत्री को कोई पैसा दिया कोई टास्क काम करने के लिए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई नया काम शुरू कर लिया, तो वो एडिशनल ग्रांट होती है। आई होप कि यू गॉट इट। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट कोई? हाँ जी, एक्सेप्शन ग्रांट वो होती है जिस काम के लिए पैसा लिया है उसके बिल्कुल उल्ट एक्सेप्शनल ग्रांट होती है ये, स्पेशल पर्पज के लिए, ठीक है, स्पेशल पर्पज के लिए। तो फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस, जो भी सर्विस मंत्री दे रहा है उसको छोड़ के बिल्कुल ही अलग सर्विस आएगी, वो होगी एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सेप्शन में फिर फर्क क्या हुआ? ठीक है, मान लो किसी मंत्री ने पैसा लिया, मान लो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए मान लो पैसा लिया एजुकेशन, ठीक है,
उनको ऐसा लगता है कि देखो कुछ लड़कियों का एचबी है बहुत कम है, ठीक है, तो उनको मेडिसिन चाहिए, ठीक है, तो उनको कोई आयरन की गोली दी जाए, ठीक है, उनको ताकत के सप्लीमेंट दिए जाएं, ठीक है, तो वो ऐसी गोलियां डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं, तो ये एक्सेप्शनल ग्रांट होगी, क्योंकि जो सर्विस ऑलरेडी चल रही है उसका ये चीज पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शनल ग्रांट। हाँ जी, क्लियर है। तो ये एक्सेप्शन बिल्कुल उल्टा होता है कि जो ऑलरेडी काम चल रहा है मंत्री का उसके लिए पैसा नहीं होता, ये बिल्कुल उल्ट होता है, तो इसे एक्सेप्शन ग्रांट कहते हैं। नेक्स्ट है टोकन ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन द फंड्स टू मीट द proposed expenditure on a new service can be made available by the reappropriation. Demand for the grant of token sum is submitted to the vote of the House by percentage funds are made available. Reappropriation involves transfer of funds from one head to another. It does not involve any additional expenditure. हाँ जी, टोकन ग्रांट क्या है, मैं आपको चीज ये बताना चाहता हूं कि मान लो ये ग्रांट ऐसी है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा आ रहा है कोई नई सर्विस पे, तो उसे रीअप्रोप्रिएशन किया जाता है। रीअप्रोप्रिएशन होता है दोबारा देना किसी को पास करके, ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि एक वन हेड से एक अनदर हेड में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, मान लो, ठीक है, मान लो एक कहीं और से, ठीक है, एक हेड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसे रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक हेड से दूसरे हेड का मतलब क्या है, ठीक है, मान लो आप आईएएस लगे हैं, आपको कुछ खर्चा मिला है कि आप देखो, आप बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए खर्चा है आपके पास, ठीक है, एक खर्चा आपके पास है जितने भी आपकी मशीन्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ठीक है, आप उनकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा है, ठीक है, तो ये आपको मान लो कोई कोई सर्विस के लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत है, तो आप एक, हाँ जी वही रिपीट कर रहा हूं, हाँ जी, तो आप क्या करेंगे, एक चीज से दूसरे चीज में पैसा ले जाएंगे। चलो मैं आपको और सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने हर मंथ में मैं अपने बच्चों की फी अपनी कमाई से मैं अलग रखता हूं कि ये मैंने अपने बच्चों की फी देनी है, ठीक है, तो ये एक हेड हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई मुझे कोई और खर्चा आ गया, ठीक है, और किसी बात पे खर्चा आ गया, तो मैं अपने बच्चों की फीस नहीं भर रहा, तो वही मंथ वो बच्चों की फीस मैं किसी और काम पे लगा देता हूं। तो ये होता है कि आप ना तो कोई एडिशन ग्रांट लेते हैं, ठीक है, ना आप कोई आप एक्सेस ग्रांट लेते हैं, ना कोई एडिशनल ग्रांट लेते हैं। आप क्या करते हैं कि लोकसभा से मंजूरी लेके, ठीक है, एक ग्रांट एक हेड का जो पैसा होता है दूसरे हेड में लगा लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, आपको दोबारा से रीअप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से मंजूरी लेनी पड़ेगी आपको लोकसभा से। तो ये है टोकन ग्रांट। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ आया, जी नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये ग्रांट लोकसभा पास करती है जी। देखो मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं, मान लो कोई मंत्री कोई सर्विस दे रहा है,
तो उनको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी उसको और काम के लिए पैसा मिला है, ठीक है, उससे पैसा, उसका पैसा वो यूज कर लेगा उस सर्विस पे जिस पे वो यूज करना चाहता है, ठीक है। तो लेकिन इससे इससे क्या होगा, लोकसभा को उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी और दोबारा से एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ेगा, दोबारा से, ठीक है। तो ये है टोकन ग्रांट। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, आगे देखो, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। हाँ जी, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या है? देखो ये सब चेक होता है, जितनी भी ग्रांट्स मिलती है ऑडिट होता है उसका, ठीक है। ऑडिट क्या करता है, मैं एक चैप्टर है पूरा क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो फिर क्या की रिपोर्ट को पीएसी चेक करती है, पीएसी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो ये प्रोसीजर है, एक हम एक दो और चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि पॉलिटी आप जितना पढ़ेंगे आपको ये इसका साइज छोटा होता चला जाता है, ठीक है। फिर आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, एक इकोनॉमी है और एक पॉलिटी है, जिसको आप विजुलाइज कर सकते हैं समाज में, सोसाइटी में, ठीक है, कहीं भी। तो अब हम कर रहे हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो देखो, कंसोलिडेट फंड क्या है, जितनी भी सरकार को कमाई होती है, ठीक है, ऑल क्रेडिट एंड ऑल पेमेंट आर डेबिटेड, इट इज ए फंड टू विच ऑल रिसीट्स आर क्रेडिट एंड ऑल पेमेंट आर डेबिटेड, ठीक है। तो कंसोलिडेट फंड क्या होता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आप बोलेंगे नहीं कंसोलिडेट फंड क्या है। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप सब पर्स रखते हैं ना? हाँ जी, आप सब अपनी जेब में पर्स रखते हैं, तो ये कंसोलिडेट फंड है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको, आपके जहन में, आपके दिमाग में ये, ठीक है, ये चला जाए। और जितनी आपको कमाई होती है, आप कोई कमाई करते हैं, मान लो कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पर्स में जाता है या नहीं जाता? ठीक है, वो आपकी पॉकेट में आता है या नहीं आता? आता है ना। तो ऐसे ही सरकार को जो आमदन होती है, जितने भी उनके टैक्स की आमदन होती है, लोगों से टैक्स लेते हैं, वो सारा पैसा कंसोलिडेट फंड में होता है जमा। बोलो इतनी बात समझाई जाए आपको, नहीं आई? जितना भी आप रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे वो सारा इसके होगा। कोई आपने लोन लिया, ठीक है, हाँ जी, आप कोई लोन लेते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, वो आपके पर्स में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। रिसीट, रिसीट ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? हाँ जी हरमन, आपने सही क्वेश्चन पूछा। रिसीट आमदन होती है, मतलब जो सरकार को कुछ आ रहा है। सरकार की आमदन क्या होता है? रेवेन्यू होता है, टैक्स होता है। आप हर एक चीज पे टैक्स देते हैं, ठीक है। आप शैम्पू की एक एक पाउच भी आप शैम्पू का खरीदे हैं 1 रुपए 1.5 रुपए का, आई थिंक छोटा से छोटा, हेड एंड शोल्डर आई थिंक 1.5 रुपए का, तो उस पर भी टैक्स लगा होता है, ठीक है। आप नेट पैक पाते हैं उसमें भी टैक्स लगा होता है, आप खाने पीने की चीजें लेते हैं उससे भी टैक्स लगा होता है। हर एक चीज, हर एक चीज टैक्स से होती है, ठीक है। हर एक जगह टैक्स देना पड़ता है आपको, हर एक जगह टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जन्म से लेके मरण तक टैक्स चलता है, ठीक है। तो मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। जब मरने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होगी उनके बच्चों के नाम होगी, ठीक है, फिर भी टैक्स लगता है। तो हर चीज पे टैक्स है, मरने पे भी टैक्स है।
ठीक है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो जे जब आप टैक्स देंगे हर एक बात का, तो वो टैक्स कहाँ जमा होगा? कंसोलिडेट फंड में जमा होगा। हाँ जी, इसलिए तो मैं कहता हूं कि पहले आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ये टैक्स का फिक्र नहीं रहेगा। ठीक है। फिर तो जितना मर्जी टैक्स ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है शहीदी का भी टैक्स लगता है। नहीं, फाइन चालान नहीं आता। आप शिवम जी एडवांस ना चलो। आ, फाइन चालान नहीं आता इसमें। ये मैं आगे कराऊंगा ये। ठीक है। तो ये हम टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। देखो, शहीदी का भी टैक्स लगता है। ठीक है। तो हाँ जी। और जब बच्चे पैदा होंगे तो उस पे भी टैक्स होगा, क्योंकि डॉक्टर जो फीस लेगा उसमें भी टैक्स लगा के देगा। ठीक है। तो ये चीजें बहुत दिक्कत करेगी। इसलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, ठीक है, कि आप शहीदी प्राप्त करें। नहीं नहीं, सॉरी, शहीदी नहीं, शादी करें। ठीक है। तो ये कंसोलिडेट फंड है। बोलो, ये समझ आया या नहीं आया? हाँ जी। तो ये कोई लोन है, कोई एडवांस लिया है? हाँ जी, कोई ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। हाँ जी, कोई पेमेंट मिली है उनको रीपेमेंट करने के लिए, रिसीव्ड द गवर्नमेंट, रिसीव गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने लोन रीपेमेंट किया है। ठीक है। तो ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया आर मेड ऑन दिस फंड। जितनी भी लीगली पेमेंट है, ठीक है, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएट और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट लॉ। तो पार्लियामेंट लॉ द्वारा ही यहां से पैसा मिलता है। तो ये दो तरह का पैसा होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इसमें नहीं लिखा हुआ। पहले तो इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल इसका है 266। ठीक है, कंसोलिडेट फंड का। ठीक है। हाँ जी। तो मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। ठीक है। जब भी मेरे बच्चे अच्छी चीज मांगते हैं, तो मैं अपने पर्स से उनको पैसे दे देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अपने फल खाना है, कोई और चीज खानी है। जब वो कहते हैं कि बर्गर खाना है, ठीक है, तो ऐसी चीज मांगते हैं, पिज्जा मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि देखो, आप एक एप्लीकेशन लिखो। ठीक है। मैं तो लिखा मानूंगा क्योंकि मैं वकील हूँ। ठीक है, मैं औरली नहीं मानता। ठीक है। तो बाय लॉ पैसा निकलता है मेरी जेब से। कैसे? ये वो एप्लीकेशन लिखते हैं कि देखो, आज मेरा बर्गर खाने को दिल कर रहा है, तो मैं आज ही खाऊंगा, महीने में एक ही खाऊंगा, और अभी आपको 29 दिन आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, कि बर्गर खाने के लिए। ठीक है, पूरी कंडीशंस लिखाई जाती हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि पहले अपनी मम्मा के साइन कराओ, और फिर मैं बाद में मैं करूँगा। ठीक है। और फिर मैं बाद में करता हूँ। ठीक है। फिर फाइनल अथॉरिटी मेरे मदर है। फिर वही बिल उनके पास जाता है, वो राष्ट्रपति हैं मेरे मदर। फिर वो कहते हैं उनसे साइन करवाओ, वो उससे साइन करवाते हैं, तो वो उनको फिर बर्गर के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी में ऐसा ही है। ठीक है। हाँ जी। तो ये यही मेथड है। कहते हैं कंसोलिडेट फंड से पैसा कोई निकालना है, तो ये पार्लियामेंट लॉ द्वारा निकलेगा।
हाँ जी, हाँ जी, घर में पार्लियामेंट जी बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली करते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा यूज कैसे होगा, मेरी पर्स से पैसा कैसे यूज होगा, ये हम प्रैक्टिकली डेमो करते हैं, रोज डेमो करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बाय लॉ होगा, पार्लियामेंट लॉ द्वारा ही पैसा निकाल सकती है। कहां से? कंसोलिडेट फंड से। कंसोलिडेट फंड क्या है? ये पर्स है आपका। ओके, तो ये कंसोलिडेट फंड आपको समझाया जा नहीं है? हाँ जी, इसमें कोई डाउट कंसोलिडेट फंड में? आर्टिकल याद हो गया इसका? इसमें दो चीजें हैं, एक तो आज शिवम ने क्वेश्चन पूछा था, शिवम सेठी। क्वेश्चन क्या था इनका कि जो कंसोलिडेट फंड है, ठीक है, उसका चार्ज, चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड का कौन कौन से चार्ज होते हैं, यही क्वेश्चन था आपका? हाँ जी, क्या और था क्वेश्चन? हाँ जी शिवम, यही यही था। देखो, दो खर्चे होते हैं, एक तो ऑन लिखा होगा, एक फ्रॉम लिखा होगा। ठीक है, ऑन मैंने आपको करवाया है, जैसे जजेस की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की पेंशन सैलरी, ये वो जो मैंने करवाया आपको। ठीक है, जो डायरेक्ट मिलता है जिसपे वोटिंग नहीं होती, ठीक है, वो तो होता है ऑन। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? वो लिखा होगा एक्सपेंडिचर ऑन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पे वोटिंग नहीं होती, मैंने आपको कल कराया था। हाँ जी शिवम, आप क्या कहना चाहते हैं? शॉर्ट में ना लिखे, आप इंग्लिश में लिखे, क्या पूछना चाहते हैं आप? ओके, देखो मैंने सही लिखा है, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, दो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक होता है चार्ज अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। एक फ्रॉम होता है, एक ऑन या अपॉन होता है। ठीक है, चार्ज ऑन लिख लो चाहे अपॉन लिख लो, दोनों का सेम मतलब है, ऑन और अपॉन। ये राष्ट्रपति की सैलरी जो बिना वोट से होता है, वो चार्ज चार्ज अपॉन होता है, अपॉन ला लो चाहे ऑन ला लो, दोनों का सेम मीनिंग है। बोलो क्लियर है ये बात? ठीक है, जिसपे वोटिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो फ्रॉम वाला होता है वो वोटिंग से होता है, जैसे मंत्री को पैसा देना है, ठीक है, वो पैसा भी तो कंसोलिडेट फंड से देना है, लेकिन वो फ्रॉम आएगा, ये चीज है। चार्ज अपॉन तो वही आ गया ना जिसपे वोटिंग नहीं होती, डायरेक्ट आता है जो पैसा। ठीक है, जितनी भी कंस्टिट्यूशन पोस्ट है उनको पैसा डायरेक्ट आता है। हाँ जी, अब तो क्लियर है। हाँ जी शिवम, आप कुछ कहना चाहते हो?
हाँ जी शिवम, आपका डाउट क्लियर है? ओके, ये ऑन और फ्रॉम याद रख लेना बस। ऑन, ऑन पे वोटिंग नहीं होती, बिना वोट से डायरेक्ट पैसा जाता है, और फ्रॉम से वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग कैसे? अप्रोप्रिएशन बिल, जो फाइनेंशियल बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, बोथ आर द पार्ट ऑफ फ्रॉम। अप्रोप्रिएशन बिल मैंने कल कराया था, मंत्रियों को जो पैसा दिया जाता है काम चलाने के लिए, ठीक है, वो कहलाता है अप्रोप्रिएशन बिल। कल मैंने करवाया था, शायद आपके याद ना हो। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट से बनता है अप्रोप्रिएशन बिल। राष्ट्रपति की सैलरी एक्सपेंडिचर ऑन पे होगी, अपॉन पे, अपॉन पे, नॉट फ्रॉम। देखो जितनी भी कंस्टिट्यूशन पोस्ट है उस पे वोटिंग नहीं होती की, ठीक है, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई। फिर तो पार्लियामेंट जिस पे वोटिंग होती है वो तो कहीं हम वोट ही नहीं डालेंगे, उनकी तो सैलरी लटक जाए। फिर जितनी मर्जी पुठा सीधा काम जो मर्जी करवा लो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जितना मर्जी कोई गलत काम करा लो उनकी सैलरी बंद करके, ठीक है। तो इनकी, इनको शक्तिशाली बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को शक्तिशाली बनाने के लिए ये प्रोविजन दी गई है। अब तो क्लियर है ना? हाँ जी। तो नेक्स्ट देखे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट कहते ऑल अदर मनी, उनको छोड़ के, कंसोलिडेट फंड को छोड़ के, रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिल बी क्रेडिट टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो वो इसमें जमा हो जाएगी। दीज इंक्लूडेड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये पैसा टैक्स का पैसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसमें और दूसरी मनी जो सरकार को आती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पता है आपको प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं? जब भी आप आईएएस आईपीएस लगेंगे, आपकी सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट काटेगी, उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। हाँ जी, क्लियर है जी? बोलो। जुडिशियल डिपॉजिट, किसी ने फी जमा कराई, ठीक है। हाँ जी, सुमित सागर कह रहे हैं कि 12% है पीएफ। आप कोई जॉब करते हैं सुमित जी? ओके, ठीक है, ओके। ये न्यूज भी आई थी ये, ठीक है। हाँ जी, तो जुडिशियल डिपॉजिट हो गए, कोर्ट की कोई फीस भरता है। हाँ जी, ईपीएफ भी होता है जी, वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है। लेकिन जो पीएफ है वो कोई भी खरीद सकता है, पीएफ कोई भी खरीद सकता है, प्रोविडेंट फंड। आप एम्प्लॉइज हैं या नहीं, आप पैसा लगा सकते हैं प्रोविडेंट फंड में। जो ईपीएफ होता है ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। सेविंग बैंक और डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसा जमा कराया। डिपार्टमेंट डिपॉजिट, डिपार्टमेंट में भी आपके पैसे काटता है, डिपार्टमेंट इंश्योरेंस काटता है, ठीक है। तो रिमिटेंस आ गया। रिमिटेंस पता है क्या होता है? आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा रिमिटेंस। हाँ जी, पीपीएफ भी होता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, रेमिटेंस क्या होता है? आप मुझे बताइए, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी। जो बाहर से पैसा कोई भेजता है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी, तो जो पैसा बाहर, मान लो आप, आपका ब्रदर सिस्टर कनाडा में गया है,
वहां से वो कमाई करके यहाँ पैसा भेजता है, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। ठीक है, आई थिंक इंडिया टॉप में है इस काम में। ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ने की आदत है। ठीक है, इंडिया में, इंडिया की फितरत है, यहाँ पैसा बहुत इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, लोग अच्छे ढंग से खाते नहीं है, पैसा जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो कोई अपनी सेहत का ध्यान नहीं, कोई एंजॉय नहीं। ठीक है, वो अपने जिले से बाहर ही नहीं जाते। ठीक है, तो पैसा बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, तो ऐसे ही लगा रहता है। ठीक है, तो हमारे यूरोप के लोग क्या करते हैं, 6 दिन कमाते हैं और 7वें दिन सारा खर्च। ठीक है, चलो उनके देश के हिसाब से सही है। ठीक है, एक हफ्ते के बाद वो कहते हैं कि पूरे पार्टी करते हैं वो लोग। ठीक है, यूरोप में जिनके कोई परिवार वाले बाहरले देश में रहते हैं तो उनको पता होगा। ठीक है, तो वहां पे एक पार्टी चलती है। ठीक है, और पार्टी में नाचना, शराब पीनी, ये सब चलता है, तो पूरे पैसे खर्च। ठीक है, तो यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ अपने लिए सेविंग करता है, फिर बच्चों के लिए सेविंग करता है, फिर बच्चों के बच्चों के लिए सेविंग करता है। ठीक है, तो यहाँ 4th जनरेशन तक की टेंशन रहती है। जी, मेरे भी हैं बाहर। ओके। हाँ जी, तो ये सारा पैसा जो भी गवर्नमेंट को मिलता है, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये लोगों का पैसा है, ये मान के चलो। फाइन भी पब्लिक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये शिवम पूछते थे। ठीक है, ये शिवम पूछ रहे थे कि फाइन आता है, फाइन आता है, इसमें फाइन आता है, फाइन भी आता है। ठीक है, फाइन भी आएगा। आपका पुलिस वालों ने चालान काटा, वो भी पैसा यहाँ जमा होगा पब्लिक अकाउंट में। हर हर स्टेट का और इंडिया का पूरा पब्लिक अकाउंट होता है। हाँ जी, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पब्लिक अकाउंट समझ आ गया। हाँ जी, शुड आई रिपीट इट, आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये पहले भी बात आई थी, मैं 2-4 दिन पहले आपको पहले बोला था कि ये पूरे डिटेल में आएंगे आगे, आप चिंता मत करो। और नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, टाइम टू टाइम इसे चेंज करती रहती है। 1950 के एक्ट में बना ये, और ये प्रेसिडेंट के पास होता है सारा। ठीक है, और इसके जो फना फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी इसके इंचार्ज होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन है इस टाइम फाइनेंस सेक्रेटरी, पता है आपको? हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जो सभी नोट आरबीआई छापती है, लेकिन जो कॉइन होता है 1 रुपए का, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। ठीक है, लो जी, 2 नाम आ रहे हैं, तो कौन है? अजय भूषण पांडे हैं या अंतु कांता दास है? ओके, भूषण पांडे। ठीक है जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और लड्डू भी। ठीक है, तो जब भी कोई देश में आफत आती है, कंटीजेंसी, ठीक है, वही होता है। जैसे कोरोना आ गया, कोई कहीं बारिश आ गई, हड़ आ गए, कहीं ड्राउट आ गया, तो राष्ट्रपति यहाँ से पैसा यूज कर लेते हैं कंटीजेंसी फंड से। तो ये तीसरा फंड है। ठीक है, तो आगे मल्टी फंक्शन है, कहते पार्लियामेंट के।
पहला लेजिस्लेचर फंक्शन आपको पता ही है, लॉ बनाती है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता ही है कि कैसे कैसे लॉ बनाती है ये, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उनको भी ये रेटिफाई होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी होती है तब भी लॉ बनते हैं, प्रेसिडेंट रूल होता है तब भी लॉ बनते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ गया। डेलीगेटेड लेजिस्लेचर क्या होता है कि जब आईएस को एग्जीक्यूटिव को सौंप देते हैं एमपी लॉ बनाने के लिए, वो होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर होता है। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे, क्वेश्चन आर, जीरो आर, जो भी हमने ये पॉइंट पढ़े थे आपको, ठीक है। और जो मोशंस आगे सारे कैसे कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव पे, मोशन ऑफ थैंक्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बिल को रिजेक्ट करना और ये सब काम एग्जीक्यूटिव पे कैसे, ठीक है। डेलीगेटेड ये होता है कि जो एमपी होते हैं वो अपना काम किसी और को दे देते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। अब जब बच्चे थे, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, अपने बहन भाई को दे देते हैं स्कूल का काम करने के लिए, लो भी तू कर दे चल, ठीक है, कोई गल नहीं। मैम कह देंगे लिखाई थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है, कह देंगे मैंने जल्दी में किया जी इसलिए लिखाई थोड़ी सी उल्टी है, ठीक है। तो ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आज भी है, ओके। डेलीगेट होता है किसी को पावर्स देना, ठीक है। जब पार्लियामेंट अपनी शक्ति किसी एग्जीक्यूटिव को दे देती है, आईएएस क्या है, एग्जीक्यूटिव है, तो उसको दे देती है, ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। इसके पास फाइनेंशियल पावर्स भी है, मैंने सारा बजट आपको कराया है, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आई एम वेरी सॉरी। ये पढ़ लेना, जो फिर भी ना समझाए तो मैं करवा दूंगा आपको। पैसा, पार्लियामेंट के बिना मंत्रियों को पैसा नहीं मिलता, यही तो बजट है, और क्या बजट है जो हम एक दो दिन से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रांट और फंड में क्या फर्क होता है, ठीक है। देखो, ग्रांट तो गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है, फंड कोई भी दे सकता है, ठीक है, ये बड़ा फर्क है। ग्रांट सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, फंड किसी की तरफ से भी हो सकता है। हाँ जी, कंस्टिट्यूंट पावर एंड फंक्शन। पार्लियामेंट इज वेस्टेड पावर टू मेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की शोध करती है, आपको मैंने पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखती है, ठीक है। ये इसके पास पावर्स हैं। जुडिशियल पावर्स क्या है, देखो हटाने का काम करती है, तो ये उसकी न्यायिक शक्तियां होगी, जैसे राष्ट्रपति को हटाना, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को, कैग को, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, ऑडिटर जनरल को। तो ये जिनको भी हटाने का काम है, ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था कि किस किस को पार्लियामेंट हटाता है। तो आप एक बात वैसे याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, याद रखने का तरीका जो मैंने बच्चों को अक्सर बताता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उसको हटाना है तो पार्लियामेंट हटाएगी। बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? नहीं क्लियर, मैं आपको रिपीट करता हूं। जैसे यूपीएससी किसमें दिया है, संविधान में, उसके मेंबर को हटाना है तो कौन हटाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। राष्ट्रपति किसमें दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया गया है, तो उसको हटाना है, कौन सा हटाएगा, पार्लियामेंट। तो ये याद करने का एक मेथड है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो हमारी संविधान में मेंशन है, ठीक है, तो उसको हटाना है। आईएएस को, हाँ जी, आईएएस को पार्लियामेंट नहीं हटाता, ठीक है। हाँ जी, एनजीटी को पार्लियामेंट नहीं हटाएगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को नहीं हटाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है जी एनजीटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो वो स्टैच्यू में दिया गया होगा कि कैसे कितनी टर्नओवर होगी, कैसे होगी, ठीक है। मैंने बहुत बार आपको बताया कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होता है।
ये बुक में लिखा है किस किस को हटा सकती है, फिफ्थ पॉइंट दिया, आप सब याद कर लेना, मैंने बोल के बता दिया आपको वैसे सारा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, ठीक है, ये चीजें। इलेक्टोरल पावर्स हैं पार्लियामेंट की, किस किस को चुनती हैं ये, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी चेयरमैन को, ठीक है। और क्या काम करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इशू को डिस्कस करती है पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब पार्लर, पार्लर का मतलब डिस्कशन करना होता है, ठीक है। एरिया बाउंड्री इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, और ये यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एस्टेब्लिश करती है, हाई कोर्ट बना सकती है, ये चीज है। हाँ जी, पार्लियामेंट इनफेक्टिव क्यों है, ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं है, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, आप कह सकते हैं कि साल में 3 बार ही आते हैं इनके एमपी पार्लियामेंट में, ठीक है। कहते हैं फाइनेंशियल शक्तियां इसके पास इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब मंत्री पैसा मांगते हैं, कहते हैं पार्लियामेंट को समझ नहीं आता ये किस चीज के लिए पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो वो दे देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे मुझे कहने के पापा वो चीज लानी है, मुझे उसका नाम ही नहीं पता, तो मैं पैसे दे दूं उनको, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, तो ये एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड रहती है पॉलिसी बनाने के लिए। साइज कहते हैं इतना बड़ा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ जी, कहते हैं जितनी फाइनेंशियल कमेटीज बनी है ये बाद में वर्क करती है, पहले नहीं वर्क करती, ठीक है, नुकसान होने के बाद ये चेक होते हैं। ग्लूटाइन बहुत ज्यादा है, ग्लूटाइन ये क्या है, मैंने आपको रोज कराता हूँ, ग्लूटाइन क्या है कि पार्लियामेंट जल्दी जल्दी में लॉ पास कर देती है, डिस्कशन नहीं करती, ये ग्लूटाइन है, मैं रोज बताता हूँ आपको। हाँ जी, आप सुन रहे हैं ना मुझे? ठीक है, आपने चुप नहीं रहना, पार्टिसिपेट करना है। हाँ जी, पार्लियामेंट रोल थोड़ा पॉलिटिकल नेचर का रहता है, बाकी ऑर्डिनेंस बहुत जारी होते हैं, ऑर्डिनेंस भी पार्लियामेंट के अगेंस्ट है, आपको पता है या नहीं पता? पार्लियामेंट की जगह ऑर्डिनेंस लाया जाता है, मतलब पार्लियामेंट को जीरो हो जाती है पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस से, आपको पता है या नहीं पता इस बात का? लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी नहीं ली जाती उस लॉ की, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं वो भी पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डेलीगेट लेजिस्लेचर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है पार्लियामेंट की। हाँ जी, हाँ जी, इस बार ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि लोकसभा राज्यसभा को कंपेयर करना है, कहते हैं इक्वल स्टेटस विद लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा के किस चीज में बराबर है, ऑर्डिनरी बिल पास करने में, संविधान की शोध करनी है, अमेंडमेंट बिल करना है, उसके बराबर है, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को हटाना है, इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा लोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसे राज्यसभा ही हटाती है स्पेशल मेजोरिटी से, और लोकसभा को एग्री होना पड़ता है सिंपल मेजोरिटी से, ये वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का मेथड है, ठीक है। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ जी,
सीजीआई हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने हैं, इलेक्शन कमीशन हटाना है, कैग हटाना है, तो सेम पावर्स है। ऑर्डिनेंस जारी करना है, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस, जारी नहीं करना, सॉरी अप्रूव करना है बाद। कितने दिनों में अप्रूव करना होता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा? कितने दिनों में? सभी का गलत जवाब। सभी का गलत जवाब। जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी कर देता है उसको कितने समय में पार्लियामेंट अप्रूव करती है? नहीं तो वो लॉ रहता है, नहीं वो बंद हो जाता है, वो लॉ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। सभी का गलत जवाब। ये अंकित बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट सिक्सर बाय अंकित। 6 वीक्स 42 डेज, बिल्कुल सही जवाब है। 42, विद इन 42 लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा हैव टू अप्रूव इट। ठीक है, आप याद रखा करो, ये सेम शक्ति है अप्रूव करने में लोकसभा की और राज्यसभा की, सिलेक्शन मिनिस्टर की और दूसरे मिनिस्टर्स की। ठीक है, और रिपोर्ट्स को देखना, लाइक फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग, यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की इनलार्ज करना और यूपीएससी की। ठीक है, 6 वीक्स 42 डेज, 42 डेज। ठीक है, एक वीक में कितने डे होते हैं? 7। 6 को 7 से आप मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो 42 डेज बनते हैं, 42 डेज बनते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझाना चाहिए। हाँ जी, देखो टाइम कितना हो गया, देखो ये तो चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो मेरे ख्याल में ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, बाकी चलो कल कर लेंगे। चलो आज में कोई, आज का टॉपिक में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो आज मैंने आपको न्यूज़ कराई है 2। ठीक है, तो आप फ्री टाइम यूएसए के साथ हमारे क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो आपने जरूर करना है, क्योंकि आपको मेन में भी ये चीज़ काम देगी। ठीक है, चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।